Hello, my lovely viewers. Welcoming you all in Biophilic with Pathak ma'am. We all are studying Cell chapter. Cell chapter के मैंने 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं. आज हमारा 5th लेक्चर है और आज के लेक्चर का टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल. तो हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आज जानेंगे. इस लेक्चर में मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी. लास्ट लेक्चर में मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था, थियोरेटिकल नॉलेज, और आज उसको शुरू से लेके जितना 11th की बुक में आपका दिया हुआ उससे बल्कि थोड़ा अधिक जानेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स, आपको मैंने अपने 3rd लेक्चर में ये बताया था कि प्रोकैरियोटिक जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्रो एंड कैरियोटिक. प्रो का मीन्स यहाँ पे होता है प्रिमिटिव यानी कि पुराना. कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. ये मैंने कैरियन लिखा हुआ है जिसका मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी कि ऐसी सेल्स जिसमें कि प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हों, ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, उनको हम कह देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है 2 लाइन का. ये आपका 11th में तो नहीं मिलेगा लेकिन आपके 9th क्लास में दिया हुआ है, तो जान लेते हैं. प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स दैट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर जेनेटिक मटेरियल. देखिए, प्रिमिटिव वर्ड है इनकम्प्लीट सेल्स. अब इनकम्प्लीट सेल्स इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इनमें जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, एक तो डेवलप नहीं होते हैं, है ना, मेम्ब्रेनस बाउंड नहीं होते हैं, यानी कि उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है. दूसरा, आपका इनमें आपकी बहुत सारी ऐसी संरचनाएं या स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जाती हैं जो कि आपके यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, जैसे कि आपका क्लोरोप्लास्ट है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है ना. तो इसीलिए इसको इनकम्प्लीट सेल कहा जाता है. उसके बाद दैट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर जेनेटिक मटेरियल. यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का मीन्स है न्यूक्लियस से, क्योंकि जनरली क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर ही आपका जेनेटिक मटेरियल पैक्ड होता है, जैसे डीएनए है, आरएनए है ना, क्रोमेटिन, थ्रेड्स वगैरह जो भी. तो यहाँ पे एक्चुअली न्यूक्लियस ऐसा पाया नहीं जाता है. इसके बारे में हमें आगे डिटेल में जानना है. ठीक है, तो आगे देखते हैं. The organisms which consist of prokaryotic cells are called prokaryotic organisms or prokaryotes. नॉर्मली कभी कभी हम बोल देते हैं कि प्रोकैरियोट्स है, ये प्रोकैरियोट है. तो अगर प्रोकैरियोट बोला जाए तो इसका मतलब समझिए कि वो प्रोकैरियोटिक सेल बियर करता है. ठीक है, और उसके बाद इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी. देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी है तो आपका बैक्टीरिया ही, लेकिन इसको हम कॉमनली साइनोबैक्टीरिया कह देते हैं. ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी को ही. और ये आपने पढ़ा होगा 2nd चैप्टर, जब आप पढ़ रहे होगे 2nd या फिर 3rd चैप्टर, प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में. एल्गी के अंदर साइनोबैक्टीरिया बताया होगा. फिर उसके बाद है आपका बैक्टीरिया, नॉर्मली बैक्टीरिया, है ना, इसके एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट के. फिर माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया. एंड आफ्टर दैट पीपीएलओ इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया. ये सारे के सारे बैक्टीरियल सेल्स ही हैं. ठीक है, सारे प्रोकैरियोट में आएंगे. पीपीएलओ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिसका फुल फॉर्म है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब इसके बाद हम जानते हैं जो आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसके बारे में. ठीक है, most prokaryotes have cell wall surrounding the cell membrane. यानी कि सभी प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है, सेल वॉल होती है. आपको मैंने बताया था कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि स्पेशल फीचर है. अगर किसी में सेल वॉल पाया जाता है तो वो प्लांट सेल के अंदर, और उसे प्लांट के अंदर कैटेगराइज कर दिया जाता है. तो सभी प्रोकैरियोट्स का ये एक की फीचर है कि उनमें सेल वॉल पाया जाता है. तो इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे भाई, सेल वॉल का पाया जाना. ठीक है, सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन. अच्छा, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल ये क्या होता है भाई?
देखिए माना कि ये आपका सेल है ना, ये एक सेल हो गई और सेल के चारों तरफ पाई जाती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। अगर ये एनिमल सेल है तो कहानी यही खत्म हो गई, है ना। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, आपको मैंने बता चुकी हूँ, ठीक है। अब तब अगर ये एनिमल सेल है तो यही खत्म काम। लेकिन अगर प्लांट सेल है या फिर आपका प्रोकैरियोटिक सेल है तो वहां पे एक और आपकी मेम्ब्रेन या फिर लेयर पाई जाएगी, जिसको हम क्या बोल देंगे, सेल वॉल। ठीक है, ये हो गया सेल वॉल और ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों एक ही बात है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यही सेम चीज, समझ में आ गया। फिर उसके बाद फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन द सेल इज साइटोप्लाज्म। ये आपका सेल है, इसके अंदर आपका बहुत सारा लिक्विड जैसा भरा रहेगा। एक्चुअली वो सेमी आपका लिक्विड होता है, पूरी तरीके से लिक्विड नहीं होता है, थोड़ा सॉलिड लिक्विड, दोनों का मिक्सचर, जैसे कि जेली लाइक। तो उसको क्या बोलते हैं, बोल देते हैं मैट्रिक्स, है ना। फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन द सेल इज साइटोप्लाज्म, इसी को बोल देते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको बोल दिया साइटोप्लाज्म। देयर इज नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये मैं आपको पहले बता दी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, और भी कई ऑर्गेनल नहीं होते, इसीलिए तो इनकम्प्लीट सेल कहा जाता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। अब सेल के अंदर यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है। अब नेकेड क्यों होता है, आगे पढ़ के जानते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। आप लोग को मालूम होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल अभी मैंने बताया ना कि जेनेटिक मटेरियल आपका न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो अगर न्यूक्लियस के बाहर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होंगे, है ना। तो इसीलिए उनको नेकेड कह दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। जैसे आप अपने घर में बैठे हुए हैं और आपके घर के पास वो मतलब घर के बाहर गेट ना हो और सड़क पे आप डायरेक्ट सड़क के कांटेक्ट में हो, तो क्या बोला जाएगा, कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपको। सेम वही हाल यहाँ होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको आप कह देते हैं बेसिकली नेकेड, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होती है। बात समझ में आई। उसके बाद जीनोमिक डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में आपका सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसी के अंदर कुछ आपका इस तरीके से सर्कुलर डीएनए ऐसे, और यूकैरियोटिक सेल में जब आप जाएंगे ना तो वहां पे आपका पाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहाँ पे आपका सर्कुलर डीएनए है, यानी कि आपस में इस तरीके से कोई शेप साइज ही नहीं है, गोल गोल धागे जैसा। और यहाँ पे आपका डबल स्ट्रैंड, ये यूकैरियोटिक की बात है, डबल स्ट्रैंडेड जिसको लीनियर शेप बोलते हैं, लीनियर शेप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये आपका हो गया न्यूक्लियर जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए जो कि सर्कुलर डीएनए होता है, और इसी को हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। न्यूक्लियाइड आपका इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछा जाएगा कि व्हाट इज न्यूक्लियाइड, तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियाइड टर्म जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में। न्यूक्लियाइड सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा। यही एक्चुअली इनका न्यूक्लियस होता है, जो कि साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। कोई इनका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, ये बात हमने जान लिया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं प्लाज्मिड के बारे में, ठीक। तो प्लाज्मिड क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। ये आपका अभी हमने जो देखा ना सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, तो सिंगल स्ट्रैंड का मीन्स होता है, अभी मैंने डबल स्ट्रैंड बना के आपको समझाया, मतलब कि इस तरीके का सिंगल, जिसके पास सिंगल स्ट्रैंड हो।
स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। अभी जो हम लोग जिसको न्यूक्लियस बोले हैं, न्यूक्लियाइड जिसको बोले, मतलब कि प्रोकैरियोटिक में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता तो वही न्यूक्लियाइड वाला, तो उसको क्या बोलेंगे, जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए के अलावा होता क्या कि बैक्टीरिया सेल में कुछ छोटे छोटे आपके इस तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, मतलब बिहेव उसी की जैसा करता है। तो लिखा है कि डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए स्मॉल सर्कुलर डीएनए, तो सर्कुलर इन शेप है ना, तो इसीलिए इसको स्मॉल सर्कुलर डीएनए बोल देते हैं। डीएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी जीनोमिक कैरेक्टर बियर करता है, ठीक है। दीज स्मॉल डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। तो बेसिकली इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लाज्मिड बोल देते हैं। एक आपका हो गया न्यूक्लियोइड, एक हो गया प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड भी कुछ कैरेक्टर्स वही बियर करता है जो न्यूक्लियोइड के पास होता है, ठीक। द प्लाज्मिड डीएनए हैज सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर। अब देखिए फिनोटिपिक वर्ड आ गया, तो फिनोटिपिक का मीन्स जाने कि क्या होता है फिनोटिपिक, है ना। फिनोटिपिक का मीन्स होता है कि आपका एक्सटर्नल फीचर, जैसे आपकी हाइट हो गई, आपका रंग हो गया, है ना, जो आपको बाहर से जो दिखता हो उसी को फिनोटिपिक कैरेक्टर कहते हैं, एज वेल एज और भी कुछ लक्षण। बेसिकली ये आपका जेनेटिक्स का टर्म है, फिनोटिपिक कैरेक्टर, जीनोटिपिक कैरेक्टर, ठीक है। तो इन्हीं फिनोटिपिक कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर आपका है, वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। देखिए एंटीबायोटिक हम लोग कब खाते हैं बताइए। एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। एंटी वर्ड लगा है बैक्टीरिया के आगे, तो एंटी मीन्स विरोध करना बैक्टीरिया का, तो एंटी बैक्टीरियल होता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो इनके पास ऐसी इनकी बॉडी होती है, हम लोग इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर जानेंगे कि बॉडी ऐसा इनका बना होता है जो कि रेजिस्ट करता है एंटीबैक्टीरिया से, है ना, एंटीबैक्टीरियल से इनको रेजिस्ट करता है, मतलब बचाता है। तो उनमें से जो ये प्लाज्मिड है उसके पास एक ये कैरेक्टर होता है कि ये एंटीबायोटिक से बचाएगा, है ना, एंटीबायोटिक से बचाएगा, एक ऐसा फीचर होता है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। यानी कि अगर आपके बॉडी में बैक्टीरिया आ गया और आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, फिर भी वो जो बैक्टीरिया आपके बॉडी में आया है उसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मतलब रेजिस्टेंस मिल रही है आपके एंटीबायोटिक से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे इनकी शरीर की बनावट होती है ना। जैसे अभी कोरोना आके गया, तो कोरोना बाकी के वायरसेस जैसा नहीं था, बहुत स्ट्रांग था। उसके लिए आपको जैसे कि साबुन से मतलब वो टेम्परेचर वगैरह का कोई असर नहीं होता था उसके ऊपर, तो रेजिस्टेंस हुआ करता था। वही हाल इसका है बैक्टीरिया का। चलिए उसके बाद द प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। जब मैंने लास्ट लेक्चर खत्म किया यानी 4th वाला, इसके जस्ट पहले वाला, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा ये बात बताई थी। ये आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, है ना। क्या किया जाता है, प्लाज्मिड को लेते हैं और उसके कैरेक्टर्स किसी अन्य मतलब किसी दूसरे के डीएनए से क्या किया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, है ना। तो यही मैंने बताया था, यही यहाँ पे बता रहा है, द प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। यानी जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो यूज किया जाता है मॉनिटर करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। या फॉरेन डीएनए मतलब कोई भी डीएनए हो सकता है एक्सेप्ट टू दिस, मतलब जो इसकी बॉडी है उसको छोड़ के कोई अन्य की बॉडी में अगर हम मॉनिटर करते हैं, एंटर करते हैं इसके फीचर्स को उसमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बेसिकली ये बैक्टीरिया का फीचर दूसरे में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। अब एक लास्ट लाइन आपकी है कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपका सिर्फ राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि पाया जाता है, और यही ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। वरना आपका यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल पाए जाते हैं उनसे कोई आपकी समानता नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल से। बात समझ में आ रही है।
सिर्फ इकलौता राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और एज वेल एज यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। बाकी के कोई भी ऑर्गेनेल मैच नहीं करते हैं, ना तो न्यूक्लियस का बनावट मैच करेगा, ना ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्लोरोप्लास्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता है। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ बैक्टीरिया का शेप दिया हुआ है, जैसे आपका बैसिलस शेप है, विब्रियो शेप है, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक ना। फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। बेसिकली बैक्टीरिया का आपके एनसीईआरटी की बुक में 4 बेसिक शेप दिया हुआ है, होते तो कई हैं, 5 6 7 8, मतलब कई शेप वेरी करते हैं। तो 4 दिया है, तो चारों का नाम रट लेते हैं, याद कर लेते हैं कौन कौन सा है। जैसे पहला दिया है बैसिलस। बैसिलस का जो शेप है वो रॉड लाइक शेप है ना, यहाँ मैंने बनाया भी है, ये हो गया आपका बैसिलस। उसके बाद कोकस। कोकस का शेप क्या होगा, स्फेरिकल, यानी कि स्फीयर की तरीके से, गोले के जैसा। उसके बाद थर्ड है विब्रियो। विब्रियो का आपका है शेप कॉमा शेप, ये मैंने बनाया है। उसके बाद स्पाइरिलम। स्पाइरलम शेप जो उसका शेप है स्पाइरल का, स्पाइरल ये इसकी तरीके से। ओके, तो ये 4 शेप शुरुआत में ही दिए थे, तो अभी मैंने करा दिया, ठीक। तो बैक्टीरिया का ये शेप हो गया। इसके अलावा अभी हमने बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा ही जाना है। जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है उसके लिए प्रॉपर एक बैक्टीरिया का डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो उसमें हम तमाम चीज़ों को जानेंगे, है ना। जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर अगर मैं बताऊं आपको तो कुछ स्पेशल फीचर हैं, जैसे कि उसमें पाया जाता है आपका मीजोसोम। यहाँ मैंने लिखा हुआ है मीजोसोम, एक इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी और मीजोसोम ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये प्रोकैरियोटिक सेल अपने आप में ही यूनिक है, तो सारे फीचर कैरेक्टरिस्टिक ही होंगे, क्योंकि इसके प्रोकैरियोटिक के अलावा और कहीं नहीं मिलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राइबोसोम को छोड़ के बाकी के सारे फीचर यूकैरियोटिक से बिल्कुल अलग है। तो जो आपकी इंक्लूजन बॉडी होती है वो एक आपका रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है। ये आपका सेल्स में जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए पाए जाते हैं, जैसे कि आपके राइबोसोम बिखरे पाते हैं, उसी तरीके से राइबोसोम है, और आपका प्लाज्मिड है, उसी तरीके से इंक्लूजन बॉडीज भी पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल में। उसके बाद मीजोसोम। जो मीजोसोम होता है ना, वो सेल मेम्ब्रेन, अभी मैं आपको बना के जो दिखाई थी, वो सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा अपने आप को फोल्ड कर लेती है, वो अपने आप को फोल्ड कर लेती है, तो उसी का एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसी को हम लोग मीजोसोम बोलते हैं। मीजोसोम आपका बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं, जैसे मैं आपको अभी गिनवा देती हूँ, आपका प्लाज्मिड, न्यूक्लियोइड, मीजोसोम, ये तीनों टर्म अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि इसकी सेल मेम्ब्रेन किस सबस्टेंस से बना हुआ है, इसमें कैप्सूल पाया जाता है, वो किसका बना होता है, फिर उसके बाद इनमें फ्लैजिला पाया जाता है मूवमेंट के लिए, तो कुछ डाईफ्लैजिलेट होते हैं, कुछ मोनोफ्लैजिलेट होते हैं, कुछ नॉन फ्लैजिलेट होते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में, जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, उसमें पढ़ा जाएगा, ठीक है। सेल इनवेलप का मतलब हुआ कि सेल को किसके द्वारा घेरा गया है। तो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। उसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि भाई वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और सबसे अधिक वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए वीडियोस के साथ।